जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है वह है, और इसके अंतर्गत हम लोग सेकंड लेसन का जो है वह आपको एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले भी हम लोग क्या किए थे कि आपको चैप्टर का 1 से लेके 20 तक के जो प्रश्न था उसका एनालिसिस किए थे, और आज हम लोग 21 से इन प्रश्नों का एनालिसिस जो है शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है 1925, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1980। तो देखिए, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी यह आपको 1980 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ से इस चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे? 1980 ईस्वी में। ठीक है ना। और डेट के साथ अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपको 6 अप्रैल 1980। उसके बाद 1964 में जो है वो आपको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या कहेंगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो होती है वो आपको स्थापना होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि माकपा का गठन कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, जानते हैं? 1964 में। उसके बाद 1977 में आपको जनता पार्टी का क्या होता है कि आपको गठन होता है। किसका गठन होता है? जनता पार्टी का। और 1925 में जो गठित होता है पार्टी, उसका नाम होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहिएगा? 1980 में। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहेंगे? 1925 में। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, और 1964 में तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि केंद्र में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वह किस पार्टी की। तो देखिए, तो केंद्र में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना, ठीक है ना, आप याद रखिएगा कि केंद्र में प्रथम क्या कहेंगे, जानते हैं? गैर कांग्रेसी सरकार। तो वह आपको जनता पार्टी की बनी थी। किसकी बनी थी? जनता पार्टी की। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी की बनी थी, तो क्या कहेंगे? जनता पार्टी की। ठीक है ना। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि एवो ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन सी कह रहा है सोशलिस्ट पार्टी, और ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय जनसंघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस का गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि सर कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बताइए। थे तो वो आपको एओ ह्यूम थे। फिर यहाँ से एक चीज और पूछा जाएगा, क्या जानते हैं कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था साथियों, वह आपको कहाँ हुआ था, जानते हैं? तो ये आपको बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और कांग्रेस के गठन के समय जो थे आपको 72 प्रतिनिधि जो थे इसमें क्या थे कि आपको उपस्थित थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो आप कहोगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कहेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी साथियों पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो भारतीय जनसंघ है इस पार्टी की स्थापना जो किए थे कौन किए थे। तो क्या कहेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में। और आगे चलकर ये जो भारतीय जनसंघ है वो आपको भारतीय जनता पार्टी में क्या हो जाता है कि आपको तब्दील हो जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके अलावा आपको लाल कृष्ण आडवाणी। क्या कहेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो ये जो देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये आपको क्या थे कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आपको सदस्य थे। इसके अलावा आपको मुरली मनोहर जोशी। क्या कहेंगे? मुरली मनोहर जोशी, ये भी आपको
क्या थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के क्या थे कि आपको संस्थापक थे, और बीजेपी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं 22 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या करा, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए करा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच जो है वो आपको हुआ था। तो देखिए भारत रूस, उसके बाद भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। तो देखिए तो पंचशील समझौता जो है ना वो आपको भारत और चीन के बीच हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो पंचशील समझौता है यह कब हुआ था, तो साथियों 29 अप्रैल, ठीक है ना, 1954 को जो है वो आपको पंचशील समझौता जो है वो आपको हुआ था। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि ये जो पंचशील समझौता है इस पर किसने हस्ताक्षर किया था, भारतीय प्रधानमंत्री की अगर बात पूछा जाए तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको चाओ एन लाई थे। कौन थे, चाओ एन लाई थे। तो इन दोनों व्यक्ति ने क्या किए थे कि आपको पंचशील समझौता पर जो थे वो आपको हस्ताक्षर किए थे। और यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को कहाँ होता है, तो वो आपको बीजिंग में होता है। बीजिंग यानी कि चीन में होता है। क्या होता है, चीन में। और यह तिब्बत को लेकर हुआ क्या था कि आपको समझौता था, और इसमें 5 सूत्र को क्या किया गया था कि आपको रखा गया था, ठीक है ना। जैसे कि दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुता का आदर करेंगे, दोनों देश जो है एक दूसरे पर क्या करेंगे कि आपको आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश जो है अपने आपसी मामलों को जो है वो क्या करेंगे कि आपको समाधान ढूंढेंगे। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर क्या करेंगे कि आपको काम करेंगे और परस्पर लाभ के लिए कार्य करेंगे। तो यह पंचशील समझौता की क्या थी कि आपको मुख्य बातें थी। तो फिर यहाँ से कई सारे ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे भारत और रूस में क्या हुआ था कि आपको मित्रता शांति की जो संधि हुई थी और सहयोग की संधि वो कब हुई थी, तो 1971 ईस्वी में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत और रूस के बीच में, ठीक है ना, शांति मित्रता व सहयोग की संधि कब हुई थी, 1971 में। उसके बाद है भारत पाकिस्तान के बीच में को दो समझौता हुआ था मुख्य रूप से, जिसको आपको याद रखना है। एक है आपको ताशकंद समझौता, क्या है, ताशकंद समझौता, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो आपको शिमला समझौता, क्या है, शिमला समझौता। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो बताइए कि शिमला समझौता जो है वो आपको कब हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 1972 में। और ताशकंद समझौता जो है वो आपको कब हुआ था, 1966 में। और शिमला समझौता तो 1972 में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जो ताशकंद समझौता और शिमला समझौता है किसके बीच हुआ था, तो यह आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और इसमें जो भी देश देख रहे हैं जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी जो है भारत के क्या है कि आपको पड़ोसी देश थे। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 23 नंबर प्रश्न का साथियों जो सही आंसर होगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि पंचशील समझौता जो है भारत और किसके बीच हुआ था जानते हैं, तो आपको चीन के बीच हुआ था। तो उम्मीद है सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो आपको 1961 में। और ये जो प्रथम सम्मेलन हुआ था यह आपको कहाँ हुआ था जानते हैं, तो यह आपको बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। साथियों बेलग्रेड जो है वो आपको कहाँ है, तो याद रखिएगा यूगोस्लाविया में। कहाँ है, यूगोस्लाविया में। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो बताइए कि ये जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है वो आपको कब हुआ था, तो क्या कहेंगे 1961 में। कहाँ हुआ था जानते हैं, तो आपको बेलग्रेड में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना। तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक जो है किन्हें कहा जाता है, तो देखिए तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे, ठीक है ना, वह आपको पंडित नेहरू ने। तो सबसे पहला नाम तो आएगा पंडित नेहरू का। किनका आएगा, पंडित नेहरू का। उसके बाद जो हो जाएगा आपको डॉक्टर सुकर्णो। क्या आ जाएंगे, डॉक्टर सुकर्णो। इसके अलावा आपको घाना का जो शासक था जिसका नाम था आपको एन क्रूमा। क्या है, एन क्रूमा। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। मिस्र के जो थे कर्नल नासिर, क्या थे, कर्नल नासिर, ठीक है ना। तो इन सभी लोगों ने क्या किया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जो थी वो आपको डाली थी। इसके अलावा यूगोस्लाविया के शासक जो थे मार्शल टीटो, क्या थे, मार्शल टीटो। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किए थे जानते हैं कि आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नींव है उसको रखा था। तो यहाँ से एक प्रश्न है कि आपकी क्या कि बताइए कि पंडित नेहरू जो थे वह आपको किस देश के थे, ठीक है ना।
पंडित नेहरू आपको भारत से संबंध रखते थे, ठीक है ना। डॉक्टर सुकर्णो जो कि आपको इंडोनेशिया क्या कहेंगे, इंडोनेशिया कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको एनक्रुमा जो कि आपको घाना कहते हैं, कहाँ कहते हैं, घाना के। और इधर कर्नल नासिर जो थे वो आपको मिस्र के थे। और ये जो मार्शल टिटो देख रहे हैं ये आपको यूगोस्लाविया कहते हैं, कहाँ कहते हैं, यूगोस्लाविया कहते हैं। इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या कहना है, याद रखना है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में किन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है, तो क्या कहिएगा, पंडित नेहरू, डॉक्टर सुकर्णो, इसके अलावा आपको एनक्रुमा, इसके अलावा आपको कर्नल नासिर और मार्शल टिटो। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जो थी वो आपको किस सम्मेलन में पड़ा था, तो साथियों 1955 में एक जो आपको बाडुंग सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, बाडुंग सम्मेलन, ठीक है ना। कौन सम्मेलन, बाडुंग सम्मेलन, जो कि आपको इंडोनेशिया के क्या होता है जानते हैं, कि जावा द्वीप के बाडुंग पर जो होता है वो आपको होता है कब जानते हैं, 1955 में, क्या है, 1955 में। तो इसी में आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव थी वो आपको रखी गई थी। और इस बाडुंग सम्मेलन में क्या हुआ था कि एशिया व अफ्रीका के 29 देश जो थे क्या हुए थे कि आपको भाग लिए थे, क्या किए थे, भाग लिए थे, ठीक है ना। और इसी में क्या हुआ था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जो थी वो आपको रखी गई थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यह कैसे देशों का संगठन था। तो देखिए, तो जो देश आपको शीत युद्ध के बाद न सोवियत संघ के पक्ष में गया न अमेरिका के पक्ष में गया, वैसे देशों का अपना एक अलग संगठन था जिसको कहा गया आपको गुटनिरपेक्ष क्या कहते हैं कि आपको देश, ठीक है ना। तो इन्हीं देशों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो आपको बेलग्रेड में हुआ था, कब था, आपको 1961 में। बेलग्रेड कहाँ है, वो आपको युगोस्लाविया की क्या है कि आपको राजधानी। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 24 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा साथियों वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 1957 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री जो थे कौन थे, तो वह आपको EMS नंबूदरी थे। यानी कि 25 का जो ऑप्शन ए है वो आपको करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो याद रखिएगा कि केरल में। क्या है, केरल में क्या हुआ था कि आपको प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, क्या कहेंगे, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो आपको बनी थी। यानी कि द्वितीय आम चुनाव के बाद क्या हुआ था कि 1957 में क्या हुआ था कि केरल में जो था प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो आपको बनी थी। और यह आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी कि आपको सरकार थी, क्या थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, क्या कहेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या थी कि आपको यह सरकार थी। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो वहीं आपका 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1957 में, ठीक है, केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे, EMS नंबूदरी पाद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। और किस राज्य में बनी थी, केरल में। और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाला जो पहला राज्य था वो आपको केरल ही था। इस चीज को याद रखना है, 1957 में बना था। दूसरी बात कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको साक्षरता दर में सबसे आगे जो भारत का कौन सा राज्य है, तो देखिए साक्षरता दर और आपको लिंगानुपात, क्या है, लिंगानुपात, इस दोनों में जो आपको अव्वल राज्य है भारत का वो कौन है जानते हैं, तो वह आपको केरल है। तो केरल की जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार 93.91%, जबकि लिंगानुपात जो है वो आपको 1084 है, 1084 अनुपात 1000। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर क्या है कि आपको केरल में जो महिलाओं की संख्या है वो आपको 1084 है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 57 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो है वो आपको क्या, सॉरी 57 कहते हैं, 25 नंबर प्रश्न उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके बताओगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, तो वह था आपको भारतीय जनसंघ। कौन था, भारतीय जनसंघ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय जनसंघ का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो ये आपको 1951 में। और इसके जो संस्थापक थे वो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने क्या किया था कि आपको केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिए थे। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में क्या थे कि आपको केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है ना। और उसी से त्यागपत्र देके ये क्या हुए थे कि भारतीय जनसंघ को 1951 में जो थे वो आपको बनाए थे। तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और यही भारतीय जनसंघ जो होता है वो आपको भारतीय जनता पार्टी का रूप जो होता है वो आपको 1980 में जो है वो आपको लेता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो क्या कहिएगा 1980 में। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आपको किस पार्टी का जो है आपको क्या है एक नया नाम है, ठीक है ना, या किस पार्टी का एक नया रूप है, तो क्या कहेंगे भारतीय जनसंघ का। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से
याद रखना है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है 26 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, भारतीय जनसंघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है जानते हैं, तो वो आपको करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में जो गृह मंत्री थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए तो ये भारत के क्या थे कि आपको प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे जानते हैं आपको, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री भी कहेंगे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, आयरन मैन ऑफ क्या कहेंगे जानते हैं, इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो क्या कहिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद जो है भारत का लौह पुरुष क्या हो जाएगा, भारत का लौह पुरुष क्या कहेंगे, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, कहेंगे भारत का लौह पुरुष जो है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क क्या कहेंगे, भारत का बिस्मार्क। तो देखिए तो भारत का बिस्मार्क जो है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जो है वो आपको कहा जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर साथियों क्या होता है कि आपको 31 अक्टूबर को, कितना अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को क्या होता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि राष्ट्रीय एकता दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, आपको 31 अक्टूबर को कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2014 से। कितना से, 2014 से। देखिए तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो आपको भारतीय जनसंघ के क्या थे, कि आपको संस्थापक थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो क्या कहिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको जगजीवन राम के पास है। और ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। क्या थे, प्रथम श्रम मंत्री थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो वो आपको जगजीवन राम। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, यानी कि भारत की सरकार के जो प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो कौन बने थे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उम्मीद है साथियों कि सभी लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आप लोग इसे देखिए, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होती है आप साथियों कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे। देखिए क्या प्रश्न कर रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है वो आपको क्या है, तो देखिए गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है, क्या जानते हैं, कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो क्या कहिएगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और विश्व के सभी देशों से आपको सहयोग प्राप्त करना। तो देखिए तो ये जो गुट निरपेक्ष देशों का जो आपको संगठन है वो आपको क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको अस्तित्व में जो था वो आपको आया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारी जो दुनिया थी वो आपको दो ध्रुवों में जब बट गया था। एक तरफ आपको सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश था, तो दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में क्या था कि आपको पूंजीवादी देश था। और जो देश इन दोनों देशों के गुट में शामिल नहीं हुआ, ठीक है ना, उन देशों ने अपना एक अलग संगठन बनाया, उसी को कहा गया गुट निरपेक्ष देशों का संगठन। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है ना, अर्थात दुनिया के सभी देशों से क्या करना है कि आपको सहयोग प्राप्त करना है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे वह आपको कौन जानते हैं, आपको भारतीय प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जिनका नाम है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका निभाई थी, तो क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भारतीय विदेश नीति का क्या कहा जाता है कि आपको जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय विदेश नीति क्या है, विदेश नीति का जो जनक है क्या है, जनक, वो किन्हें कहा जाता है, तो कहेंगे पंडित नेहरू को। और पंडित नेहरू की जो नीति थी वो आपको गुट निरपेक्ष थी, यानी कि भारत की विदेश नीति आज भी जो है वो आपको क्या है साथियों जानते हैं, तो गुट निरपेक्ष है। क्या है, गुट निरपेक्ष है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जो विदेश नीति है भारत की वो क्या है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो वो आपको गुट निरपेक्ष है। इसको हम सही से लिख देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको
गुट निरपेक्ष है। क्या है? गुट निरपेक्ष है। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है, तो क्या कहेंगे? गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष नीति को रखने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो कौन निभाए थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको पंडित नेहरू ने। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो वहीं आपका 28 नंबर प्रश्न करा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और विश्व के सभी देशों से सहयोग प्राप्त करना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस दल की स्थापना की गई थी? तो वह है आपको फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन होता है 1939 में। तो देखिए, तो 1939 में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या कहते हैं, त्यागपत्र देते हैं और एक नए पार्टी को बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये जो 29 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? तो देखिए 1938 में और 1939 में। तो 1938 में जो बने थे वो आपको किस अधिवेशन में जानते हैं? 1938 में ये आपको हरिपुरा अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में जो थे वो आपको कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के क्या हुए थे कि आपको अध्यक्ष बने थे, कौन जानते हैं? तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन 1939 में क्या होता है कि गांधी जी से इनका मतभेद हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या कहते हैं कि आपको त्यागपत्र दे देते हैं और एक नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने किन्हें हराया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पटाभी, क्या है? पटाभी सितार माया, क्या है? सितार, ठीक है ना। देखिए किन्हें हराया था, तो याद रखिएगा पटाभी सितार मैया को। क्या है? पटाभी सितार मैया को क्या कहते कि आपको हराए थे। तो गांधी जी का कहना था कि यह पटाभी सितार मैया की हार नहीं है, यह हमारी हार है, ठीक है ना। तो गांधी जी से मतभेद हुआ और मतभेद के बाद ये क्या होते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो होते हैं वो आपको त्यागपत्र दे देते हैं। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को सभी चीज जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और यह पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा लेसन है, ठीक है ना, तो उसी का हम लोग क्या करें, एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप एसवीपीडी के बुक से जाकर उसे देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो वह आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1959 में क्या किए थे कि आपको स्वतंत्र पार्टी जो थे वो आपको बनाए थे, ठीक है ना। दूसरी बात कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से एक चीज और याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के क्या है? स्वतंत्र भारत के क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको प्रथम, क्या है? प्रथम व क्या कहेंगे जानते हैं? अंतिम, क्या है? प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या है? भारतीय गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। और कहीं से दिक्कत होती है साथियों तो आप लोग कमेंट करके क्या करोगे, बताओगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि देखिए इस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए तो 1962 में चीन ने क्या किया था कि आपको भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1999 में क्या हुआ था कि आपको कारगिल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध। तो इसे भी आपको याद रखना है कि 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको कारगिल युद्ध हुआ था। 1965 में और 1971 में जो है वो आपको भारत पाक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाक युद्ध हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि चाइना जो है भारत पर किस बार आक्रमण किया था, तो क्या कहिएगा? 1962 में। 1965 और 71 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको पाकिस्तान। पूछा जाएगा कारगिल युद्ध कब हुआ था, वो आपको 1999 में। तो एक चीज याद रखिएगा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं कि बताइए 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे? तो क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1999 में कारगिल युद्ध के समय जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देखिए इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अटल बिहारी क्या कहेंगे? तो आपको वाजपेयी जी। उसके बाद जो है आपको 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर क्या कहेंगे जानते हैं? शास्त्री, ठीक है ना। उसके बाद 1971 में
जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान और क्या हो जाएगा जानते हैं? जय किसान। क्या है? जय किसान का जो नारा दिए थे कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद इंदिरा गांधी जो थी वो आपको क्या है जानते हैं? आपको गरीबी हटाओ का नारा जो थे 1971 में दिए थे चुनाव में। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे? क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है ना? फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिए थे, क्या जानते हैं? आपको जय जवान। क्या है? जय जवान। ठीक है ना? इसके अलावा आपको जय किसान। क्या है? जय किसान। और आपको जय विज्ञान। क्या है? जय विज्ञान। ये जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे जानते हैं? तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो यहाँ से इन चीजों को याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? आपको यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी। गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे वो आपको इंदिरा गांधी। उसके बाद है 1962 में, ठीक है ना, कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक नारा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया, उसको आप याद रखिएगा, आराम हराम है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 31 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वह आपको यानी कि क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, तो यह आपको बेलग्रेड में। कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। कब? तो आपको 1961 में। देखिए नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 1983 में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है कब आयोजित हुआ था? तो क्या कहिएगा? 1983 में। ठीक है ना? और वहीं पूछेंगे कि पहला शिखर सम्मेलन, तो आपको बेलग्रेड में जो है वो आपको आयोजित हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हवाना दिया हुआ है। हवाना जो है वो आपको क्यूबा की क्या है कि आपको राजधानी है। कहिरा जो है वो आपको क्या है जानते हैं? मिस्र की राजधानी है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो बेलग्रेड है ये आपको कहाँ है? तो याद रखिएगा युगोस्लाविया में। कहाँ है? युगोस्लाविया में। ठीक है ना? उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा नई दिल्ली। तो याद रखिएगा यह भारत की क्या है कि आपको राजधानी है। तो देखिए, तो ये जो 32 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए और इस सभी चीजों को आप नोट करते भी चलेंगे। और जैसे ही ये समाप्त होती है उसके बाद हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। आप इसका आंसर लिख के रखे रहेंगे और वहां से सारी चीजों को आप पीडीएफ निकलवा कर उसको आप करते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला जो है क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? देखिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है जानते हैं? आपको भारतीय विदेश नीति क्या कहेंगे? भारतीय विदेश जो नीति है क्या है? भारतीय विदेश नीति। तो इस भारतीय विदेश नीति का जनक किन्हें कहा जाता है जानते हैं? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे देखिए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, किन्हें? अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था जानते हैं? सदी का महापुरुष। क्या कहते हैं? सदी का महापुरुष जो है वो कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक मनु जो है वो आपको कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें माहर का क्या कहेंगे? माहर का क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको महात्मा कहा जाता है। ठीक है ना? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने देशी राज्यों का क्या किए थे कि आपको एकीकरण किए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देशी रियासतों के क्या है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है किसे दिया जाएगा? तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना? यानी कि भारत में जो आजादी के समय देशी रियासत थे उन सबों का जो विलय भारतीय संघ में करवाए थे वो कौन करवाए थे जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही क्या होता है जानते हैं? कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न है कि किनका जन्म कब हुआ था? तो आपको 31 अक्टूबर 1875 को जो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है। और आपको 15 दिसंबर क्या कहेंगे? 15 दिसंबर 1950 को इनकी क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो ये जो 33 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, गैर कांग्रेसवाद का नारा
किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, देवकांत बरुआ। तो देखिए, तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे ना, वो आपको राम मनोहर लोहिया। तो इन चीजों को याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का नारा क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो आपको जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के संबंध में कहे थे कि यह आपको गूंगी गुड़िया, और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी, क्या कहेंगे? प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इन चीजों को याद रखना है। देवकांत बरुआ जो है, तो देवकांत बरुआ ने क्या कहा था जानते हैं? कि इंडिया मतलब इंडिया इज इंदिरा। क्या कहते हैं? कि आपको देखिए कि इंदिरा इज इंडिया। क्या है? इंदिरा इज क्या है जानते हैं? कि आपको इंडिया, और कहते हैं कि इंडिया इज इंदिरा। क्या है? इंडिया इज इंदिरा। क्या है? इंदिरा का जो नारा दिए थे कौन दिए थे जानते हैं? तो आपको देवकांत बरुआ ने। यानी कहने का मतलब हुआ कि इंदिरा ही भारत है और भारत ही क्या है, कि आपको इंदिरा, ऐसा नारा जो दिए थे कौन? आपको देवकांत बरुआ। तो ये जो देख रहे हैं 34 नंबर प्रश्न, वो आपसे पूछा जा रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दिया था? तो राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर है। फिर यहाँ से बात आती है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? तो ये आपको 5 जून 1974 को, कितना को? 5 जून 1974 को। कहाँ से? तो आपको पटना के गांधी मैदान से। कहाँ से? पटना के गांधी मैदान से। तो इन सभी चीजों को आप साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए तो साथियों, अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वो आपको नहीं है? दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। हालांकि देखिए कि जो भी संघात्मक मॉडल वाले देश होते हैं वहां पर आपको दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत में जो है वो आपको एकल नागरिकता को क्या किया गया है, अपनाया गया। क्या अपनाया गया है? एकल नागरिकता को। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाने के पीछे कारण क्या था? तो देखिए, भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता अपनाने से क्या होता है कि हमारी एकता और अखंडता को टूटने का क्या होता है, चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए क्या था कि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया है, तो आप कहेंगे ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता जो है वो आपको बनी रहे, ठीक है ना। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है हमारे देश में वो आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है ना। जबकि आपको भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो आपको कनाडा से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा? कनाडा से। और एकल नागरिकता तो ये आपको ब्रिटेन से। तो भारत में दोहरी नागरिकता है कि एकल है, तो आप क्या कहोगे? एकल है। क्या है? एकल है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें क्या होता है कि आपको स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। इसके अलावा आपको क्या होता है जानते हैं? आपको दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार होती है। इसके अलावा आपको लिखित संविधान होता है। क्या होता है? लिखित संविधान होता है। तो अगर आपसे यहाँ से 5 नंबर में अगर प्रश्न कर लिया जाए कि बताइए कि संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को लिखे, कहेंगे कि संघीय व्यवस्था में क्या होती है कि आपको दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की सरकार, और अन्य जो होते हैं प्रांत स्तर की क्या होती है कि सरकार होती है। लिखित संविधान होता है। संविधान जो होता है वो आपको संघीय व्यवस्था वाले देश में आपको सर्वोच्च होते हैं। यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो देखिए, तो हमारे यहाँ केंद्र को जो है अधिक शक्तियां प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही है। तो देखिए, तो सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि आपको दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार होती है। याद रहेगा कि संघीय व्यवस्था में क्या होती है बताइए? तो दोहरी सरकार होती है। और इसके नीचे जो होता है क्या होता है जानते हैं? कि आपको कई सारी सरकार होती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक जो होगा सबसे पहले आपको केंद्र सरकार, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर, ठीक है ना। देखिए, सबसे ऊपर कौन? केंद्र सरकार। और इसके नीचे जो होगा आपको ढेरों जो होगी वो आपको क्या होंगे जानते हैं? आपको प्रांतीय सरकार होगी। क्या होगी? प्रांतीय सरकारें होगी, ठीक है ना। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है ना, उस संघीय व्यवस्था में साथियों केंद्र को जो है अधिक शक्तिशाली जो है वो आपको बनाया गया। यानी कि आप कह सकते हैं भारत के संदर्भ में क्या कि भारत जो है आपको क्या जानते हैं? राज्यों का संघ है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत किस प्रकार का संघ है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? कि आपको नस्वर राज्यों का, क्या कहेंगे? नस्वर राज्यों का। क्या कहेंगे? नस्वर राज्यों का जो है वो आपको अनस्वर संघ है। क्या है?
अनस्वर संघ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो राज्य को तो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संघ को जो है वो आपको समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब भारत में राज्य को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो क्या कहेंगे आपको केंद्र को, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको क्या है, तो करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को इसमें कहीं से दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि किस राज्य को 2014 में, ठीक है ना, विभक्त कर भारत के, ठीक है ना, देखिए 29वें राज्य कह रहा है, क्या कह रहा है, 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना की क्या की गई, कि आपको स्थापना की गई, ठीक है ना, यही आपका प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन करके ही क्या हुआ था कि आपको 2 जून, ठीक है ना, 2014 को जो है आपको तेलंगाना जो था वो आपको बनाता था। देखिए था हाल फिलहाल के वर्षों में जो कुछ गठित राज्य है उसको जान लीजिए। जैसे 2000 में क्या हुआ था कि आपको 3 राज्य बना था, एक आपको छत्तीसगढ़ कौन बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आपको कौन बना था, तो उत्तराखंड कौन बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और एक जो बना था वो आपको झारखंड, जो कि झारखंड जो था वो आपको बिहार से क्या है, बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद उत्तराखंड जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से क्या था कि आपको अलग हुआ था। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, तो ये आपको मध्य प्रदेश से क्या है, मध्य प्रदेश से जो था वो आपको अलग हुआ था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये हाल के वर्षों में गठित राज्य है। फिर आपको क्या हुआ था 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके क्या था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना था, एक आपको लद्दाख क्या है, लद्दाख, और एक जो बना था वो आपको क्या बना था जानते हैं, तो आपको जम्मू और कश्मीर क्या बना था, जम्मू और, ठीक है ना, कि आपको कश्मीर क्या है, जम्मू और कश्मीर। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको ए हो जाएगा। तो बताइए इसमें कहीं से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या है, मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद का कारण है वो क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है राज्यपाल की भूमिका बिल्कुल है, क्या है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, यानी कि ये सभी कथन जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको सही है। तो ये जो देख रहे हैं 38 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का क्या कारण है, तो इसमें राज्यपाल की भूमिका भी कभी कभी विवाद का कारण होता है। राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं, यह भी विवाद का कभी कभी कारण होता है। इसके अलावा डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो 38 का सही आंसर डी हो गया, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है। तो देखिए तो सौराष्ट्र जो है ना साथियों वह आपको गुजरात का अंग है, क्या है, गुजरात का। और इसी में पूछ देंगे विदर्भ क्या है, विदर्भ, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो ये आपको महाराष्ट्र का अंग है। इसी में आपको मारवाड़ क्या है, मारवाड़, ठीक है ना। तो ये जो मारवाड़ है ये आपको राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है ना। उसके बाद कुर्ग कहेंगे, तो यह कुर्ग जो है वो आपको कर्नाटक का हिस्सा है। तो याद रखिएगा विदर्भ, महाराष्ट्र, कुर्ग कहेंगे, कर्नाटक, राजस्थान कहेंगे तो वो आपको मारवाड़, ठीक है ना। और विदर्भ कहेंगे, सॉरी क्या कहते हैं कि सौराष्ट्र, तो वो हो जाएगा आपको गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात। देखिए तो ये सब ऐसा कुछ क्षेत्र है जो आपको इन राज्यों से अलग होकर एक अपना नए राज्य की क्या कर रहा है कि आपको मन कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि भाषाओं के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत कुछ जो है आपको सफलता मिली भी। जैसे कि देखिए कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाता था, ऐसा ही चाहता है विदर्भ भी कि हम महाराष्ट्र से क्या हो कि आपको अलग हो, ठीक है ना। यही सही चाहता है आपको सौराष्ट्र के हम गुजरात से अलग हो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे भारत में जो क्षेत्र हैं वो भारत से क्या है कि आपको अलग होना चाहता है और वो अपना एक नए राज्य के निर्माण की मांग जो है वो आपको कर रहा है। तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सौराष्ट्र जो है किसका हिस्सा है, तो क्या कहिएगा आपको गुजरात को, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके साथियों क्या करेंगे बताएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के इस अनुच्छेदों में केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, अनुच्छेद 245 से 255, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो आपको पता होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है उसको 3 सूचियों के माध्यम से जो है आपको बांटा गया था। एक तरफ रखिएगा सूची कि वह सूची कौन कौन है, तो देखिए तो एक तरफ हो जाएगा आपको संघ सूची, क्या हो जाएगा, संघ सूची, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा दूसरा वो आपको राज्य सूची, क्या हो जाएगा, राज्य सूची। और उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको समवर्ती सूची, क्या हो जाएगा,
समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि इन सूचियों में जो विषयों की संख्या थी वो आपको शुरू में कितनी थी। तो देखिए, तो अगर पूछा जाए कि मूलतः, ठीक है ना, संघ सूची में कितने विषय थे, तो क्या कहिएगा 100, राज्य सूची में 66, संबंधित सूची में आपको 47, और वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है। तो देखिए, संघ सूची में जो है, ठीक है ना, देखिए मूलतः जो विषय था ना साथियों वो 97 ही था, यहाँ 100 हम लिख दिए हैं। देखिए, संघ सूची में जो मूलतः विषय था वो आपको कितना था, 97, और अभी जो हो गया 100, ठीक है ना। राज्य सूची में 66 से घटकर 61 हो गया, संबंधित सूची में 47 से 52 हो गया। तो देखिए, तो जिन विषयों की चर्चा जो है इन सूची में, ठीक है, और इन सूची के अलावा, ठीक है ना, कि आपको मतलब कि कुछ ऐसे भी विषय है जिसकी चर्चा जो है न संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न संबंधित सूची में है, ठीक है ना। तो ऐसे विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो आपको केंद्र को दिया गया है। किसको दिया गया है, केंद्र को। और उस विषय को जो है अवशिष्ट सूची में रखा गया। किसमें रखा गया है, अवशिष्ट सूची में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अवशिष्ट सूची में जो विषयों की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखिए, तो अवशिष्ट सूची में आपको नए नए विषय जुड़ते रहते थे, इसमें स्पष्ट नहीं है कि अवशिष्ट सूची में विषयों की संख्या कितनी है। कारण क्या है कि अवशिष्ट सूची जो है वो आपको बाद में लाया गया था, मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के अलावे जो विषय बचते हैं वो आपको अवशिष्ट सूची में रखे जाते हैं। और अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र को। तो वही कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 245 से 255 में, ठीक है ना। और केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है उसका उल्लेख जो है वो आपको 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। और इन सूची में कितने विषय है शुरू में और वर्तमान में, इसको भी हम लोग देख लिए। तो उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोगों को ये सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।